स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर हैं, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम किया तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, इंडिया इज द ट्रू लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, वी विल रैली बिहाइंड इंडियाज लीडरशिप। ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये दिखाता है, या इट एक्चुअली प्रूव्स दैट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज अ चॉइस फॉर लीडरशिप रोल, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहते हैं, दे आर ऑप्टिंग और प्रेफरिंग इंडिया एज अ लीडर rather than China. And this is what we are going to discuss today. ये हम जो हम डिस्कस करेंगे, we are going to talk about what China brings to the table, and in the second part we are going to talk about what India brings to the table and exactly difference क्या है, and why are the countries opting to go for India's leadership rather than China's leadership. Now, before we move on to the today's discussion, I just want to bring to your notice कि Study IQ has brought prelims to interview course. It's starting from 11th of August. अगर आप कोड यूज करते हैं DWLIVE, that is DW Live, जो कोर्स का प्राइस है वो 70,000 से 29,999 रुपीज का आपको फाइनल प्राइस मिलेगा. एंड द कोर्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी. एंड दिस कोर्स has been tailor-made for anyone who's embarking or starting the UPSC journey. तो आपको हर स्टेज में, फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हर स्टेज में आपको मेंटरशिप, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको आंसर राइटिंग, हर जगह पे जहाँ पे भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगा, यू विल फाइंड दीज फीचर्स देयर इन दिस कोर्स. सो आई रियली अर्ज यू ऑल कि आप जाइए, एक बार स्टडी IQ के वेबसाइट में जाइए, टेक अ लुक एट द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स एंड यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि दिस कोर्स इज गोइंग टू बी एन एसेट टू योर प्रिपरेशन इन दिस जर्नी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो आपके सामने जो वर्ल्ड मैप है, दे आर बेसिकली टू कलर्स, एक रेड और एक ग्रीन, राइट. सो जो रेड कलर कंट्रीज हैं, these basically are known as the global north countries, which basically indicate developed countries, right? A country that is developed. जो ग्रीन में है, that is global south countries, they are developing countries, right? ये जो डिफरेंस है, दैट इज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, दे आर बेसिकली डन ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स, दैट इज GDP पर कैपिटा पे डिसाइड होता है कि वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो. तो प्लीज इंश्योर दैट ग्लोबल नॉर्थ जो है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड देयरफॉर आप डू नॉट कंफ्यूज इट विद जोग्राफिकल नॉर्थ. जो जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज. 1980s में एक ब्रांड लाइन दी गई थी which basically demarcated the countries in global north and global south. And आज के दिन भी we use this concept of global north and global south, especially when we discuss WTO, that is trade, or we discuss climate change. क्योंकि अगर हम बात करते हैं WTO में, जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेटस में आती हैं या ग्लोबल साउथ कंट्रीज होती हैं, उनको काफ़ी फायदा होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी लोन का रीपे में दे गेट सम एक्स्ट्रा टाइम टू एक्चुअली रीपे बैक देयर लोन इंटरेस्ट. अगर हम बोलते हैं ट्रेड पे, कई जगह पे टैरिफ ब्रेक भी मिलता है, दैट इज लो टैक्सेशन सिस्टम में भी दे कैन काइंड ऑफ ट्रेड. तो कई सारे ऐसे फायदे होते हैं अगर आप डेवलपिंग कंट्री हो, दैट इज ग्लोबल साउथ कंट्री हो. अगर ग्लोबल नॉर्थ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज को ये कहा जाता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल लार्जली फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड देयरफॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लार्जर. तो इसमें दैट इज नोन एज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CBDR के अंडर में ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज को ये बोला जाता है कि दे शुड गिव फाइनेंसिंग, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग, टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ताकि ये कंट्रीज धीरे, as per their convenience, slowly they can make transition to renewable energy. Along with it, global north countries should also give technology, that is renewable energy के utilization का technology भी global south countries को global north countries should give. Now, how do you differentiate कि global north country और global south country कैसे distinguish होता है? यहाँ पे एक gray zone आ जाता है, क्योंकि WTO के according
कोई भी कंट्री एज पर its understanding of GDP per capita can declare itself a global north or a global south country. Now this becomes very interesting because if you look at China ka GDP per capita in 2021 was 12,556 USD, while India's GDP per capita is around 2,257 USD in 2021. इतना difference है. अब ऑब्वियस बात है चाइना को ग्लोबल साउथ में नहीं ग्लोबल नॉर्थ में होना चाहिए, और ये हर ग्लोबल नॉर्थ कंट्री यही कहता है कि ग्लोबल साउथ में चाइना का पोजीशन तो नहीं है. वहां पे वो इट्स बेसिकली डिक्लेयरिंग इटसेल्फ अ ग्लोबल साउथ कंट्री, क्योंकि चाइना को बेसिकली फायदा उठाना है टू बी सीन एज अ डेवलपिंग कंट्री. बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन चाइना कि भैया आप नहीं हो ग्लोबल साउथ, यू आर नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, आपको ग्लोबल साउथ का पार्ट ही नहीं बनना है. बट चाइना तभी भी बोलता है कि नहीं, हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी रूरल एरियाज में काफ़ी पॉवर्टी है, हमारे यहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो हम एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं. नाउ ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक स्टैंड, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी हम ये मैप देखते हैं तो यहाँ पे अगेन देयर आर कई सारे इश्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कतर या कुवैत, दैट इज इन वेस्ट एशिया, दीज कंट्रीज हैव अ ह्यूज जीडीपी पर कैपिटा, बट इनको ग्लोबल साउथ में लिया जाता है क्योंकि इनके यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर क्वेश्चनेबल, दैट दे आर अ मोनार्किकल कंट्री. तो इसी वजह से देखा जाता है कि जब हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करते हैं तो हमेशा से इकोनॉमिक पैरामीटर्स नहीं होता है, कई बार डेमोक्रेसी के ऊपर भी ये डिवीजन आता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ. बट कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें जहाँ पे कंट्रीज आर इकोनॉमिकली शुड बी इन ग्लोबल नॉर्थ, बट अगर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स देखा जाए तो उनको ग्लोबल साउथ में इंक्लूड किया जाता है. एनीवे, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के. सो व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, तो चाइना का जो लीडरशिप रोल है, ऑफ कोर्स चाइना अपना जो ह्यूज साइज है, जीडीपी पर कैपिटा है, उसको लेवरेज करता है और बोलता है कि यार हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना ह्यूज हैं, सो वी आर द नेक्स्ट हेजिमॉन. सो ऑन दैट बेसिस चाइना बेसिकली क्रिएट्स अलायंसेस एंड ट्राइज टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रिसेंटली, तो पॉलिटिकल हैवी वेट या पॉलिटिकल लेवरेज भी आज के दिन चाइना का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मीडिएट करके चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल इनफ टू ब्रिंग पीस बिटवीन दीज टू कंट्रीज. ना ये दो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान, दे हैव बीन फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर फॉर डिकेड्स. ऑफ कोर्स ये एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी है, शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट भी है, बट यूएस हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल इन एक्चुअली ब्रिंगिंग पीस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जो चाइना ने करके दिखा दिया. सो देयर इज ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लेवरेज जो चाइना के पास है. बट चाइना का प्रॉब्लम आता है व्हेन वी टॉक अबाउट लोन्स. चाइना का एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है विच इज नोन एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और द BRI, जिसके अंडर में जो डेवलपिंग कंट्रीज चाहे सेंट्रल एशिया में है या वेस्ट एशिया में है, इवन इन द इंडो पैसिफिक में अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे चाइना ने एज पर द BRI इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी लोन्स दिया है. तो बेसिकली चाइना क्या कहता है कोई भी ग्लोबल साउथ कंट्री को कि देखो एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि एक पोर्ट हो जाए या रेलवे लिंक हो जाए या रोड हो जाए, तो ये आपको चाहिए. इसके वजह से आपका काफी फायदा होने वाला है, आप ट्रेड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको काफी मुनाफा है. तो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि इमीडिएटली वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, तो वो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भैया हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है इसके लिए हमें लोन चाहिए. सो चाइना बोलता है कोई बात नहीं, हमसे लोन ले लो, वी आर रेडी टू गिव यू लोन, एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिस्कस हो जाती है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है यूजुअली उसका टेंडर चाइनीज कंपनी को मिलता है. दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद कई साल लगते हैं टू बिकम प्रॉफिटेबल, बट उससे पहले ही कंट्रीज को इंटरेस्ट रीपेमेंट करना शुरू कर देना पड़ता है. एंड कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास ये रिसोर्स नहीं है कि वो लोन का इंटरेस्ट रीपे बैक करना शुरू कर दे. सो दे स्टार्ट डिफॉल्टिंग इन दैट पेमेंट, एंड इमीडिएटली चाइना कम्स एंड सेज कि भैया आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हैं अपने लीज के अंडर पे,
और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे एंड वी कैन सी दैट एज अ interest repay from you. Now this is something that China has done in multiple countries. हमारे नेबरहुड में श्रीलंका के साथ ही यही किया है. हम्बनटोटा पोर्ट जो है आज के दिन केनिया के साथ भी यही हो रहा है. तो बेसिकली इसे डेट ट्रैप कहते हैं, DEBT ट्रैप, डेट ट्रैप कहते हैं. और चाइना बेसिकली लोन देके इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रैप करता है एंड बेसिकली ब्रिंग्स देम अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस. नाउ पहले तो ये कंट्रीज को नहीं पता था कि ये चाइना क्या एजेंडा क्या है, पर धीरे धीरे जब पता चलने लगा है, कंट्रीज आर अवेकनिंग टू दिस, दे आर रियलाइजिंग कि चाइना बेसिकली थ्रू लोन्स इज ट्रैपिंग देम एज पार्ट ऑफ द BRI. So countries are becoming resistant towards this loan, and they are looking at it from a very negative tone. So that is one problem that China has when it comes to global south. अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज कांस्टेंट टेरिटोरियल टसल विद नेबर्स. चाइना का हर नेबर के साथ टेरिटोरियल टसल है. सो इट्स जस्ट नॉट इंडिया जहां पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेके प्रॉब्लम हो रही है. रशिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है, और आसियान कंट्रीज के साथ तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही क्लेम कर लेता है चाइना. सो हर कंट्री के साथ चाइना हैज अ टेरिटोरियल टसल व्हेन इट कम्स टू इट्स नेबरहुड. अब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ एक्सेप्शंस, दे आर ऑल ग्लोबल साउथ कंट्रीज. सो अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड जापान, दे आर, अगर हम आज इंडो पैसिफिक की बात करें या इंडिया की बात करें, सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं. तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज आर एबल टू सी दैट चाइना इज बेसिकली एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, समथिंग दैट द डेवलपिंग कंट्रीज रियली डू नॉट वांट टू हैव एन अलायंस विद. अब आते हैं चौथे पॉइंट में, इज चाइना रियली अ डेवलपिंग कंट्री? तो मैंने जैसे पहले कहा था कि GDP पर कैपिटा के अकॉर्डिंगली तो नहीं आता है. अगर हम बात करते हैं कि इज इट अ ब्रिज बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री, वो भी नहीं है, क्योंकि G7 जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है वहां पे चाइना को तो इनवाइट नहीं किया जाता है. यूजुअली इंडिया गोज ऑन इन्विटेशन. तो अगर देखा जाए तो इंडिया इज अ परफेक्ट ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड द ग्लोबल नॉर्थ, बट चाइना इज नॉट इन्वाइटेड. सो अगर if you look at it, neither is China actually fitting the parameters of a developing country, or on the second or the other side, it is not really wanted or supported by the global north countries. तो China कहीं ना कहीं इस दोनों ब्लॉक से फिट नहीं बैठ रहा है. कहीं ना कहीं it is seeing out itself outside these two blocks, which is basically a problem. अब बात करते हैं इंडिया की. Now, before we go on to what India brings to the table, let me start with what India has done in recent time. So, as part of G20 presidency, India ने पहली बार Voice of Global South Summit it organized. And ये जो summit था, एक virtual summit था, जहाँ पे approximately 120 countries को invite किया गया था. And it was an attempt by India to give a platform to the developing countries or the global South countries. India ने बोला कि see, if India is a precedent today, हमारा सबसे पहला फर्ज है, it's our duty that we give a platform to the global south countries to come and voice their concerns. क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लार्जली ग्लोबल नॉर्थ ही एजेंडा सेट करती है और उसी एजेंडा पे डिस्कशन होता है, कभी ग्लोबल साउथ की आवाज ही नहीं आती है. सो इंडिया सेट नहीं, as part of its G20 presidency, it's going to ensure that जो developing countries हैं, जो global south countries हैं, उनको एक opportunity मिले to actually come out and share their challenges, to come out and share their problems. And by doing that, at least India will be able to take that, voice, concern, जो भी, to the other part, that is the global north countries. तो अगर देखें आप, if you look at it, in part of the summit, ऐसे कई सेशंस थे जैसे कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, सिनर्जीज इन द ग्लोबल साउथ. तो ऐसे कई सेशंस थे जहां पे अगेन एक प्लेटफॉर्म दिया गया था टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज की वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर द चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन, व्हाट आर द challenges and how can we resolve these challenges. Now this India has already done. It has already done as part of its G20 presidency. Now, let's come to what exactly India is bringing to the table. So, apart from the action, India is also bringing a lot of other things. So, first thing we are going to talk about is strategic autonomy.
आज के दिन the other big news is of course the Russia-Ukraine crisis, and India ने काफी nimbly या काफी expertly it has balanced its relation with US and it has balanced its relation with Russia. India has very categorically said that we are going to keep good relations with both of them, और हमें जो रशिया से सस्ते में पेट्रोलियम मिल रहा है, it is in our benefit to the national interest, which we are going to pursue despite any kind of pressure coming in. So India has said कि हमें strategically autonomous है. We are not going to be influenced by any other country. We are strategically autonomous. Now ये जो word है strategic autonomy, this is something that has been as a beacon of light, because जो global south countries है वो हमेशा से they come under the trap of being influenced by other big power. But strategic autonomy by India has shown that ये जो developing countries हैं, global south countries हैं, they also can do strategic autonomy. They can also balance their national interests and maintain relations with all powers in the world. दूसरी चीज डिमांड ड्रिवन अप्रोच. जब हम बात करते हैं डिमांड ड्रिवन अप्रोच, तो इंडिया काफी कैटेगोरिकल है कि इंडिया बोलता है कि नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑफ कोर्स लोन चाहिए, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है दैट शुड बी एज पार्ट ऑफ योर डिमांड. इट शुड बी पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इट हैज टू बी समथिंग दैट डोमेस्टिकली आपको ये चाहिए. हम नहीं बोलेंगे, दैट इज इंडिया नहीं बोलेगा कि नहीं ये बनाओ तो आपको फायदा है. So you as a global south country should come to India and say that no, this is what we want as infrastructure and are you willing to invest? So India has always said that जो भी हम investment करेंगे, it has to be on the demand driven approach rather than what China does, that is debt trap. ठीक है. तीसरा आते हैं, that is improvement of skill capability. तो इंडिया ये भी कहता है कि it's not just about infrastructure, it is also about the domestic skill capability. India, from African countries to ASEAN countries, India ने हमेशा यही कहा है कि India is going to be a partner in skill development. And India has put forward several such initiatives such as iTech scholarship, Pan-E-Africa network. तो ऐसे कई initiatives हैं जहाँ पे इंडिया ने फोकस किया है कि स्किल डेवलपमेंट हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो लोग जो सिटीजन्स हैं उनका भी अगर स्किल डेवलप होगा तो दैट इज द बेसिक वे ऑफ एक्चुअली डेवलपिंग. सो दैट इज व्हाट इंडिया हैज पॉइंटेड आउट कि it's going to focus on skill development as part of its partnership with the global south. चौथे में आते हैं assistance and investment. तो India has always also pointed out that investment तो India करेगा, जितना हो सकता है वो करेगा, but अगर कोई भी country को immediately ज़रूरत भी पड़ती है तो India would give immediate assistance. Now this assistance is basically an aid जहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो वापस आए. इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होता है, बट एड जो है दैट इज समथिंग, असिस्टेंस जो है इंडिया कहता है कि आपको इमीडिएटली जब जरूरत पड़ेगा तो इंडिया इज रेडी टू गिव इट. ना ऑफ कोर्स इंडिया के पास इतने डीप पॉकेट्स है नहीं, सो इंडिया इज अगेन वेरी कैटेगोरिकल अबाउट दिस कि वी कैन नॉट गिव अ लार्ज अमाउंट इन एड, बट व्हाट वी कैन गिव इज a substantial amount of investment whenever you need. But जो repayment है उसमें we can have a more relaxed way which is comfortable for the other partner. Now when we talk about it, example हमारे सामने है श्रीलंका है. About 4 billion USD का assistance along with investment गया है to श्रीलंका, जहाँ पे श्रीलंका ने जब मांगा था कि भैया हमें मदद चाहिए तो चाइना ने क्या कहा था कि हम आपको और लोन दे सकते हैं, हमसे एड मत मांगो. इंडिया ने क्या कहा कि देखो हम इतना ही दे पाएंगे एज मेडिकल, फूड एंड अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस. वी आर गोइंग टू गिव यू दिस मच, इससे ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे, बट हाँ इतना हम जो देंगे इट्स गोइंग टू बी एज एड, रेस्ट एवरीथिंग विल बी एन असिस्टेंस, रेस्ट एवरीथिंग विल बी एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस इज व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू डू, अ बैलेंस बिटवीन असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज रिफॉर्म्स इन यूनिलैटरलिज्म. अगर हम आज के दिन यूएनएससी की बात करते हैं तो यूएनएससी में जो P5 कंट्रीज हैं, दैट इज परमानेंट 5 कंट्रीज विच आर बेसिकली यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, द 5 P5 countries.
ना इनके पास एक स्पेशल पावर होता है, वीटो पावर। अब कोई भी P5 कंट्री जब भी वीटो पावर यूज करता है, वहां पे जो भी डिस्कशन हो रहा है वो उसी वक्त इट इज लेफ्ट. So let's say there's a discussion on criticizing a particular country on a कोई भी geopolitical event के वजह से. Let's for example take कि चाइना को criticize किया जा रहा है for its actions in the South China Sea. चाइना ने अगर वीटो पावर यूज कर लिया तो चाइना का जो नरेटिव है, ये जो डिस्कशन है, वो उसी वक्त रुक जाता है. सो इन अदर वर्ड्स, ये जो वीटो पावर है ये बेसिकली यूएनएससी को आज के दिन पैरालाइज कर चुका है. एंड ये जो 5 P5 कंट्रीज हैं, दे आर लार्जली द कंट्रीज जो एक जमाने में, दैट इज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर के समय में काफी पावरफुल थे. आज के दिन द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. देयर आर अदर countries that are rising, including India, Brazil, South Africa, and there are so many other countries. तो इंडिया कहता है कि यार जो आपके यूएनएससी है ना, वो एक्चुअली आज का जियोपॉलिटिकल रियलिटी दिखाता ही नहीं है. इट इज नॉट resembling the geopolitical reality of today, and therefore UNSC needs to be reformed. P5 countries को expand करना पड़ेगा, नए permanent members लाने पड़ेंगे, as well as ये जो वीटो पावर है उसका नेचर भी चेंज करना पड़ेगा. इधर अबॉलिश किया जाए या उसके नेचर चेंज किया जाए, बट दिस हैज टू बी डन, अदरवाइज यूएनएससी इज बेसिकली गोइंग टू बी इन पैरालिसिस. एंड जो काम था, बेसिकली जो पर्पस था यूएन का, वो आज के दिन वो नहीं फुलफिल होने वाला है. तो इंडिया हमेशा यही कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एट द यूएनएससी लेवल. इट इज ऑलवेज कॉलिंग आउट फॉर रिफॉर्म्स एट द मल्टीलैटरल लेवल. Finally, our External Affairs Minister has said that it is India's duty to be the voice of the Global South. He basically points out that India as, a rising global power, and, it is on the path to become the third largest economy. It is India's duty that it gives a platform to the Global South countries. Now, this is what India brings to the table. Now, if you look at the contrast, you will obviously understand क्यों global south countries या developing countries आज के दिन they are opting for India's leadership rather than China. And ये काफी क्लियरली दिखा भी जा रहा है कि कंट्रीज आर नाउ साइडिंग विद इंडिया, चाहे वो ब्रिक्स में हो जहाँ पे ब्राजील, इंडिया हैव कम टुगेदर टू चैलेंज चाइना, चाहे वो कहीं और G20 में हो. तो ऐसे कई मल्टीलैटरल लेवल पे it's very clearly seen that the tilt has started coming towards India rather than China's leadership. And this is, of course, going to change the geopolitical chessboard in the coming years. With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.